हेलो फ्रेंड्स, वेलकम सक्सेस नेत्रा। और जो ये हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 49 रहने वाला है, इसमें हम बात करेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी कि एनबीएफसी के बारे में। तो आज का जो लेक्चर है उसका एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो जो आज का लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन कि यानी कि जो आपकी एनबीएफसी होती है वो क्या होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे कि जो एनबीएफसी है उसके जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से टाइप है उसके एनबीएफसी के। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे जो आपका आरबीआई है उसका 4 लेयर स्ट्रक्चर क्या है आपका एनबीएफसी को लेकर। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी आपकी एनबीएफसी है उसको लाइसेंस लेना है तो उस केस में उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, यानी कि जो आपकी एनबीएफसी है उनका लाइसेंस क्राइटेरिया क्या रहता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो आपका बैंक होते हैं और जो आपका एनबीएफसी होती है, यानी कि जो आपका बैंक है और आपका जो एनबीएफसी है यानी कि आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इनके बीच में अंतर क्या है। फिर जो इंडिया की इकोनॉमी है उसके अंदर जो आपकी एनबीएफसी है उनका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उसका रोल है, क्यों ये जरूरी है, उसका महत्व क्या है। इसके बाद में जो आपका एनबीएफसी सेक्टर है, जो आपकी एनबीएफसी है यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, उनके सामने चैलेंजेस क्या क्या है। तो जो आपका लेक्चर है ये मेनली आपका स्टेट पीसीएस की हम बात करें या फिर आपका यूपीएससी की बात करें तो उसमें आपका ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका लेक्चर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के लिए मेंस आंसर राइटिंग में तो उसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर हम बात करते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट की तो उसमें अगर आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आप आते हैं यानी कि आपके पास में ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स है या फिर आपका ऑप्शनल इकोनॉमी है, देन इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपका इकोनॉमिक के बैकग्राउंड से आप नहीं आते हैं देन रेयर चांसेस है कि आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएं। एक्सेप्शन ये है कि उस समय जो आपकी एनबीएफसी है उसको लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई या फिर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी का कोई बिग डिसीजन ना आ गया हो। अगर ऐसा नहीं है तो अगर आप इकोनॉमी के बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं देन इस लेक्चर से आपके पर्सनैलिटी टेस्ट में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। जो आपका इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 49 है। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर या टेलीग्राम पर तो हर जगह हमारा सेम हैंडल है @सक्सेस नेत्रा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, सजेशन है हमारे लेक्चर के रिगार्डिंग देन आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है successnetra@gmail.com। आपके जो सजेशंस हैं उनको कंसीडर किया जाएगा। देख लेते हैं जो आपका एनबीएफसी है वो क्या होता है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो जो आपकी एनबीएफसी है, एनबीएफसी वो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कंपनीज हैं जो आपकी रजिस्टर की जाती है कंपनीज एक्ट 1956 या कंपनीज एक्ट 2013 यानी कंपनी एक्ट 1956 या कंपनी एक्ट 2013 के अंदर में जो कंपनी रजिस्टर की जाती है उनको हम एनबीएफसी बोलते हैं। ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको कंपनी एक्ट 1956 या फिर 2013 के अंतर्गत रजिस्टर किया जाएगा और नोट रजिस्टर्ड एज ए बैंक विद ए बैंक लाइसेंस, यानी कि जो एक कंपनीज है उनको एक बैंक की तरह यानी कि बैंक लाइसेंस प्रोवाइड नहीं होता, इनको एक बैंक की तरह रजिस्टर नहीं किया जाता है, इनको एज ए कंपनी रजिस्टर किया जाता है। जो आपकी एनबीएफसी है यानी कि नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनी है वो आपको ऑफर क्या करती है, वो आपको ऑफर करती है मेनली फाइनेंशियल सर्विस या फिर फाइनेंशियल प्रोडक्ट, यानी कोई फाइनेंशियल सर्विसेज या फाइनेंशियल प्रोडक्ट आपको ऑफर कर सकती है। जैसे कि आपका लोन आपको ऑफर करेगी, आपकी क्रेडिट फैसिलिटी है, क्रेडिट कार्ड वगैरह जो बनाते हैं वो आपको ऑफर करेगी। कोई आपका जो पैसा है उसको ट्रेडिंग करना वो आपको ऑफर करेगी। आपका जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो पोर्टफोलियो है उसको मैनेज करना वो आपको ऑफर करेगी। या आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो गए जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह हो गई, आपकी एसआईपी हो गई, आपकी आरडी होगी, रिकरिंग डिपॉजिट हो गई, आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट हो गई या आपकी रिटायरमेंट प्लान वगैरह हो गई, तो ये आपको ये ऑफर करती है। एनबीएफसी के अंदर में क्या होता है कि ये आपकी इट कैंट एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट बाय अलाउइंग ओपन करंट और सेविंग अकाउंट, यानी कि अगर हम बात करते हैं एनबीएफसी की तो ये आपको सेविंग या फिर करंट अकाउंट खोलने की परमिशन इनको नहीं होती है। यानी कि सेविंग और करंट अकाउंट की जब हम बात करते हैं तो इनको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट कि जब भी कस्टमर की डिमांड हो तुरंत उसको पैसा अवेलेबल हो जाए, तो ये डिमांड डिपॉजिट फैसिलिटी इनके अंदर में नहीं होती है, यानी कि ओपन या करंट अकाउंट ओपनिंग इनको अलाउ नहीं होता है। लेकिन जो आपकी एनबीएफसी है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है कस्टमर से, लेकिन उसकी जो फॉर्म होगी वो क्या होगी, या वो तो एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट की फॉर्म में वो एक्सेप्ट कर सकती है, या फिर आपकी एसआईपी जैसे आपके सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट जो प्लान्स होते हैं उनकी फॉर्म में एक्सेप्ट कर सकती है, या फिर आपकी जो आरडी होते हैं यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट होती हैं तो इनकी फॉर्म में पैसा एक्सेप्ट कर सकती है। और इसके लिए जो मिनिमम डिपॉजिट क्राइटेरिया मिनिमम 12 महीने और मैक्सिमम 60 महीने, मतलब 1 साल से लेकर कम से कम समय जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं एनबीएफसी के अंदर उसका कम से कम समय होना चाहिए 1 साल और अधिक से अधिक 5 साल।
के अंदर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि आपको डेली बेसिस पे विड्रॉल और डिपॉजिट की फैसिलिटी ये अलाउ नहीं करती है, जैसा कि बैंकिंग के अंदर में होता है। जो आपकी एनबीएफसी होती हैं, इनको अपने आप को रजिस्टर कराना होता है या तो आरबीआई के अंदर यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, या तो अपने आप को रजिस्टर कराना होता है, या फिर कुछ अदर फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जैसे आपका स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आ जाता है यानी कि सेबी आपका आ जाता है, या आपका आईआरडी आ जाता है जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है वो आ जाता है, आपका नेशनल हाउसिंग बोर्ड आ जाता है, या फिर आपकी जो रेस्पेक्टेड स्टेट है यानी कि जिस भी स्टेट के अंदर में काम कर रही है ये, उस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराना होता है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है। जब अगर इनको कोई भी एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी इनको करनी है तो उससे पहले इनको आइदर इंस्टीट्यूशन के अंदर में अपने आप को रजिस्टर कराने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर हम कुछ मेन एनबीएफसी की बात करते हैं तो उसके अंदर में आपका आ जाता है, आपका एसबीआई फैक्टर्स आ जाता है, आपका एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज आ जाता है, आपका पीएनबी हाउसिंग आ जाता है, और आईसीआईसीआई वेंचर इसके अंदर में आपका आ जाता है। तो आई होप कि आपको जो एनबीएफसी है उसका इंट्रोडक्शन, उसका एक ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा कि आपकी एनबीएफसी क्या होती है, क्या क्या ये काम करती है, कैसे कैसे इनका रजिस्ट्रेशन होता है, और जो मेन आपकी मतलब कुछ अगर आपसे एग्जांपल पूछ ले जाए तो आप किन किन आपकी एनबीएफसी के बारे में आप एग्जांपल देंगे। देन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया सेम चीज़ें। अब देख लेते हैं, अगर हमसे पूछ ले जाए टाइप ऑफ एनबीएफसी, यानी कि जो आपके एनबीएफसी है उनके टाइप कौन कौन से होते हैं, तो मेनली इनकी अगर इनको 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। पहली इनकी कैटेगरी आ जाती है यानी कि इनका जो बेसिस ऑफ डिपॉजिट, यानी कि इनके अंदर में जो पैसा जमा है उसके आधार पर इनका वर्गीकरण हम कर सकते हैं, इनका क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। सेकंड हम बात करते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन की इनकी, यानी कि इनकी जो एक्टिविटी है, यानी कि जिन गतिविधियों के आधार पर काम करती हैं, इनकी एक्टिविटीज के आधार पर इनको क्लासिफाइड करते हैं। और थर्ड हम बात करते हैं इनके पास में जो एसेट्स हैं, टोटल एसेट साइज क्या है इस कंपनी का, कितनी इसकी वैल्यूएशन है, तो उसके आधार पर हमको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मेनली आपकी 3 तरह की आपकी एनबीएफसी क्लासिफाई की जाती है। पहला आपका डिपॉजिट के बेस पे, सेकंड आपका एक्टिविटी के बेस पे, और थर्ड आपका इनके साइज ऑफ देयर एसेट्स के बेस पे। तो अगर हम बात करते हैं इसकी ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपॉजिट, जब हम बात करते हैं कोई भी एनबीएफसी जिसको कैटेगराइज किया गया है डिपॉजिट के बेस पे, तो मेनली 2 होती है। एक आपकी होती है आपकी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, और सेकंड आपकी होती है नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। जैसे कि आपको इनके नाम से ही पता लग रहा है कि आपकी जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है वो क्या है, यानी कि ऐसी एनबीएफसी, ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, यानी कि जो कस्टमर्स हैं, जो एक ऑर्डिनरी पब्लिक है, उससे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। लेकिन इसको डिपॉजिट एक्सेप्ट कराने से पहले इसको जो आरबीआई एक्ट है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट है 1934 का, उसके अंदर इसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। और जो आरबीआई के द्वारा समय समय पर कोई भी गाइडलाइन या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन आपके प्रिस्क्राइब किए जाते हैं तो उनको टाइम टू टाइम इनको फॉलो करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लेकिन जब इनके अंदर डिपॉजिट तो एक्सेप्ट करती है, लेकिन जब डिपॉजिट एक्सेप्टिंग की बात आती है तो उसमें जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी वो 12 महीने से कम समय के लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकती, यानी कि मिनिमम 1 साल के लिए एक्सेप्ट करेगी, और ये 60 महीने से अधिक के लिए भी आपका डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इसी वजह से जब भी आप देखते हो कोई भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर में या कोई भी आप एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर में एक लॉकिंग पीरियड होता है। वो लॉकिंग पीरियड होता है आपका 5 ईयर्स के आसपास, कि 5 साल तक आप इसमें जो पैसा डाल रहे हैं वो आप डालते रह सकते हैं 5 साल से पहले, लेकिन आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। तो मेनली वो जो आपकी गाइडलाइंस होती है उसी के अंतर्गत में आता है कि आप मिनिमम 1 साल के लिए और मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए आप एनबीएफसी के अंदर में डिपॉजिट कर सकते हैं। और ये आपके अच्छी खासी इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है। लेकिन अगर हम अप्रैल 2023 की बात करें तो अब के समय में क्या है कि ये आप 12.5% एनुअली से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर नहीं कर सकते हैं। सेम हम बात कर लेते हैं नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, यानी कि ऐसी एनबीएफसी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो उसके अंदर में क्या है, दीज आर नॉट परमिटेड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, सो सच एनबीएफसी डिपेंड ऑन बैंक्स ऑन डिफरेंट मार्केट सोर्सेज फॉर फंड। यानी कि अगर जो एनबीएफसी है मेनली काम क्या है इसका लोन प्रोवाइड कराने की अगर हम बात करते हैं, तो अगर इनको लोन प्रोवाइड करना है, जो आपकी पहली टाइप की एनबीएफसी है वो क्या करेगी, जो इनके पास में ऑर्डिनरी पब्लिक है उनका जो पैसा इनके पास में लॉकिंग पीरियड के अंदर में पड़ा हुआ है तो उसको ये यूज कर लेगी लोन के लिए। लेकिन जो आपकी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी आते हैं तो इनको अगर किसी भी इंसान को लोन देना है, किसी भी बिजनेस वेंचर को इनको लोन देना है, तो उसके लिए इनकी कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है या तो आपकी
बैंक के ऊपर, ये किसी न किसी बैंक से इनका टाइप रहता है, उस बैंक से पैसा लेती है। और इसी के साथ में सेकंड हो जाता है जो आपका मार्केट सोर्स, यानी कि मनी मार्केट की बात करते हैं, कैपिटल मार्केट की बात करते हैं, तो उस पर इनकी डिपेंडेंट बढ़ जाती है नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी की, अपने फंड को मतलब पब्लिक को लोन देने के लिए। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा जो आपकी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है क्या है, और आपकी जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है वो क्या है। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया है। अब बात कर लेते हैं अगर इनकी एक्टिविटी के बेस पे इनको क्लासीफाई किया जाए, तो सबसे पहले जो इनकी आती है एसेट फाइनेंस कंपनीज। एसेट फाइनेंस कंपनीज क्या होती है? ऐसी कंपनीज जो एक प्रिंसिपल पे काम करती हैं कि इनको जो है इनको फाइनेंस करने हैं फिजिकल एसेट्स की हम बात करें, मतलब ऐसे एसेट इनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। जैसे आपका बहुत सारी कंपनी है जो आपको ऑटोमोबाइल फाइनेंस यानी कार फाइनेंसिंग, बाइक फाइनेंसिंग, ट्रक फाइनेंसिंग, कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग, इनमें वर्क करते हैं। जैसे आपका जनरेटर साइड फाइनेंसिंग हो गया। तो ऐसी कंपनी जो आपकी फिजिकल एसेट्स हैं उनको फाइनेंस करने के मॉडल को लेकर प्रिंसिपल पे बिजनेस करते हैं, उनको बोलते हैं एसेट फाइनेंसेस कंपनी। सेकंड आपके आ जाती है इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी की अगर जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर में हम उन कंपनी को इंक्लूड करते हैं जो किसी भी कोई कंपनी है या फिर कोई इंडिविजुअल है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, उनके पोर्टफोलियो को मैनेज करने के ऊपर काम करती हैं, या अकाउंटिंग या टैक्स मैनेजमेंट के फील्ड में काम करती है, या कोई भी इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर ये वर्क करती हैं। यानी कि इनका जो मेन फोकस होता है यानी कि एक पैसा लेके और उसको इन्वेस्टमेंट करके उसको ग्रो करना, उस अमाउंट को इंक्रीज करना। तो जो ये ऐसी जो आपकी इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसके अंदर आ जाती है आपकी ऐसी कंपनी जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सिक्योरिटी है, आपकी स्टॉक मार्केट है, उनके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में या फिर अकाउंटिंग और टैक्स मैनेजमेंट के फील्ड में काम करती हैं। थर्ड आ जाती है आपकी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। अगर हम बात करते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में, तो इनका मेनली काम क्या होता है कि ऐसी पब्लिक जिनकी रीच नहीं है बैंकिंग सेक्टर तक, बैंकिंग फैसिलिटी तक, या फिर उनकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि लो इनकम पॉपुलेशन है, तो ऐसे लोगों को जो छोटे लोन है वो प्रोवाइड कराती है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। थर्ड आ जाते हैं आपकी लोन कंपनीज। लोन कंपनीज क्या है कि ये आपको मेनली पब्लिक को या फिर बिजनेस वेंचर्स को लोन ऑफर करते हैं। इनके लोन के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आपका सिक्योर्ड लोन हो गया, यानी कि सिक्योर्ड लोन के अंदर में आ जाता है मेनली मॉर्गेज लोन की हम बात करते हैं, जैसे आपका कार लोन वगैरह हो गया, आपका हाउस लोन वगैरह हो गया, तो इस तरह के जो प्रॉपर्टी लोन वगैरह हो गया, आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, लैब बोलते हैं, तो जो ये आते हैं आपके लोन कंपनी के अंदर में आती है। सेकंड आ जाता है आपका अनसिक्योर्ड लोन, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड पे लोन आपका हो गया, या फिर आपका पर्सनल लोन वगैरह हो गया, तो जिनमें आपकी मॉर्गेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उस सेक्टर में। थर्ड आपका हो गया होम लोन हो गया, आपका कोई कमर्शियल व्हीकल आपको लेना है, कोई कंपनी आपको शुरू करनी है, तो उसके लिए आपका लोन हो गया। तो इनके फील्ड में जो काम करते हैं उसको बोलते हैं हम लोन कंपनीज। नेक्स्ट आ जाता है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड कंपनीज। तो जब हम इन कंपनीज की बात करते हैं तो ऐसी कंपनी क्या करती हैं कि जो आपकी पब्लिक है, पब्लिक से पैसा लेके और जो उस पैसे को लगाती है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके अंदर पैसे को इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो इसके अंदर में आ जाती है वे कंपनी। एंड नेक्स्ट आपका आ जाता है मॉर्गेज गारंटी कंपनी। मॉर्गेज गारंटी कंपनी की बात करते हैं तो ये क्या करती है, जैसे कोई एक्स कंपनी है और कोई एक बी बिजनेसमैन है, तो जो एक्स कंपनी है बी बिजनेसमैन को उसने कुछ पैसा दिया, तो ये क्या करती है, जो आपकी मॉर्गेज गारंटी कंपनी है, मान के लिए कि ये कोई एम मॉर्गेज गारंटी कंपनी है, तो ये क्या करेगी, पैसा इसने इसको दिया, तो ये बीच में आएगी कि आपका जो पैसा है जो आपने इसको दिया है इसकी मैं गारंटी लेती हूँ कि इससे मतलब ऐसा हो जाता है ना कई बार जो बिजनेसमैन है ये पैसा आपको रिटर्न ना करे एक्स कंपनी को, तो उस केस में जो ये है एक्स कंपनी का लॉस हो जाएगा, तो बीच में आ जाएगी कि आप मुझे कुछ पैसा पे कर दो, एक तरह से इंश्योरेंस के रूप में आप बोल सकते हैं, जो मतलब इस पैसे का इंश्योरेंस कर देगी, अगर ये बंदा पैसा आपको नहीं देता है तो देन मैं आपको पैसा पे करूँगी। तो इनको मतलब एक तरह से जो कंपनी का मॉर्गेज है उसकी गारंटी हो जाती है, उसके बदले में कुछ ये फी चार्जेस करती हैं। एक तरह से इनको आप रिकवरी कंपनी भी बोल सकते हैं, मतलब इसका एक्स कंपनी का पैसा ये कंपनी दे देगी और जब बी से पैसे लेने की बात आएगी तो ये इससे अपने एंड पे रिकवरी करेगी, तो इसको बोलते हैं मॉर्गेज गारंटी कंपनी, यानी कि जो आपकी फी चार्ज करती है एक मतलब कमीशन के रूप में एक तरह से बोल सकते हैं काम करती हैं, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में आपसे बात करूं। और ये मेनली जो होती है जो आपकी सिक्योर लोन है उसी के फील्ड में काम करती है, अनसिक्योर लोन के फील्ड में काम नहीं करती, यानी कि ऐसी सिक्योर लोन वो होते हैं जिसके अंदर में कंपनी ने कुछ ना कुछ कोई प्रॉपर्टी है उस इंसान की, कोई फिजिकल एसेट्स है वो मॉर्गेज के रूप में रखा हुआ है, तो उसके फील्ड में जो आपकी मॉर्गेज गारंटी कंपनीज है वो वर्क करती हैं। आई थिंक आपको ये स्लाइड भी क्लियर हो गई होगी। देन सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में भी टाइप हो गया है। अब बात कर लेते हैं अगर हम इनके जो
साइज के हिसाब से बात करें, यानी कि ऑन बेसिस द साइज ऑफ एसेट, अगर हम साइज के हिसाब से क्लासिफिकेशन की बात करें तो मेनली दो साइज होते हैं आपके। एक आता है आपकी नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी और सेकंड आपका आ जाता है आपका सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी। जब हम बात करते हैं नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी के बारे में, तो ऐसी कंपनी जिसका लास्ट जो ऑडिट बैलेंस शीट थी उसके अंदर जो साइज है, एसेट साइज टोटल, वो 500 करोड़ से कम का है। सेकंड आपका जाता है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी, यानी कि ऐसी कंपनी जिनका जो लास्ट ऑडिट बैलेंस शीट थी उनके अंदर में जो एसेट साइज है कंप्लीट कंपनी का वो 500 करोड़ से अधिक का है। तो आई थिंक ये दो कैटेगरी भी बिल्कुल ईजी है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं जो आरबीआई ने एक 4 टियर स्ट्रक्चर प्रपोज की है एनबीएफसी को लेकर, उसके बारे में देख लेते हैं। ये भी आपसे मोस्टली प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है कभी कभी। तो 4 टियर स्ट्रक्चर है वो क्या है, इसके अंदर में 4 लेयर आरबीआई ने डिसाइड किया है। एक आपका जाता है बेस लेयर, एक आपका जाता है मिडल लेयर, एक आपका अपर लेयर एंड आपका नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉप लेयर। जब हम बेस लेयर की बात करते हैं तो इनके अंदर में जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है उनका इंटरवेंशन इतना ज़्यादा अधिक नहीं होता है, मतलब लेस रेगुलेटरी इंटरवेंशन की इनके अंदर रिक्वायरमेंट होती है। और इनका जो टोटल साइज होता है एसेट साइज वो लेस देन 1000 करोड़ आपका होता है। जब हम बात करते हैं मिडल लेयर की, तो मिडल लेयर के अंदर में क्या आता है, जो आपका रेगुलेटरी इंटरवेंशन है वो अगर हम बात करते हैं बेस लेयर तो उससे थोड़ा सा अधिक रेगुलेटरी इंटरवेंशन रिक्वायरमेंट होता है और इनका जो एसेट साइज है वो 1000 करोड़ या उससे अधिक का होता है। थर्ड आ जाता है आपका अपर लेयर। अपर लेयर के अंदर में जो कंट्री के अंदर में अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड के अंदर में जो टॉप 10 एलिजिबल एनबीएफसी होगी उनको हम रखेंगे आपकी अपर लेयर के अंदर। और इनके अंदर ये नहीं है कि जिनके अंदर में टॉप 10 एनबीएफसी है जिनका एसिड साइज सबसे बड़ा है, यानी कि जिसके पास में सबसे ज़्यादा एसिड है, ऐसा नहीं होता। कुछ इसके पैरामीटर्स होते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज का, उनके बेस पे इनकी जो परफॉर्मेंस है उनको इवेल्युएट किया जाता है। इवेल्युएट करने से मतलब क्या है कि वो किस प्रकार से काम कर रही है, उनका एनपीए कितने प्रकार का है, वो इंटरेस्ट रेट कैसा दे रहे हैं, मतलब कुछ इनके परफॉर्मेंस के पैरामीटर होते हैं, सेट ऑफ पैरामीटर है, उसके बेस पे डिसाइड किया जाता है कि टॉप 10 आपकी एनबीएफसी है उनके अंदर किनको रखा जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम टॉप लेयर की। तो टॉप लेयर को सोचा जाता है मतलब डिसाइड किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो टॉप लेयर है वो हमेशा खाली रहेगी, इसके अंदर कोई भी एनबीएफसी नहीं होगी। लेकिन अगर रेगुलेटरी अथॉरिटीज को लगता है कि जो आपकी अपर लेयर के अंदर में 10 एनबीएफसी हैं, इनमें से किसी एनबीएफसी को हायर रेगुलेशन या फिर सुपरविजन की रिक्वायरमेंट है, तो उसको अपर लेयर से उठा के आपकी जो टॉप लेयर है उसके अंदर में इसको डाल दिया जाएगा। तो ये थी आपकी आरबीआई के द्वारा जो 4 टियर स्ट्रक्चर बताई गई थी एनबीएफसी को, उसको लेकर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा एंड सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया है। अब बात कर लेते हैं आपको जो लाइसेंस क्राइटेरिया है एनबीएफसी का। जो लाइसेंस क्राइटेरिया है आपका एनबीएफसी का, उसके अंदर में क्या है कि अगर कोई भी एनबीएफसी कंपनी है उसको लाइसेंस लेना है तो उसके लिए उसको क्या क्या जो क्राइटेरिया है वो फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहली बात क्या है कि जो कंपनी है जो एनबीएफसी है उसको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा कंपनी एक्ट 1956 के अंडर में या फिर कंपनी एक्ट 2030 के अंडर में उसको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा, यानी कि कंपनी एक्ट 1956 या फिर कंपनी एक्ट 2013 के अंडर में उसको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। सेकंड क्या है कि उसके अंदर जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी वो कम से कम 2 करोड़ की उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट की, मतलब उसकी जो मिनिमम जो उसकी खुद का पैसा होना चाहिए वो 2 करोड़ रुपए के आसपास, उसका 2 करोड़ रुपए या फिर 2 करोड़ रुपए से अधिक उसके पास में खुद का पैसा खुद की कैपिटल होनी चाहिए एनबीएफसी के रूप में अपने आप को लाइसेंस लेने के लिए। उसका जो सिविल होता है, जैसे आप सिविल स्कोर के बारे में जानते हैं जो आपको लोन लेने के लिए रिक्वायरमेंट होता है, अगर उसका जो सिविल स्कोर है यानी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड के द्वारा जो उसका रिकॉर्ड है वो क्लीन हो, उसने कोई भी डिफॉल्ट वगैरह फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर में ना किया हुआ है। तो ये 3 हो गई। इसके अंदर में कुछ ऐसी अथॉरिटीज आ जाती है, कुछ ऐसी एनबीएफसी आ जाती है जिनको अंदर वेरियस अथॉरिटीज डील करती है, मतलब ऐसी अथॉरिटी जिसको आरबीआई डील करते हैं तो देन ये क्राइटेरिया हो गया। और ऐसी अथॉरिटी जिसको आरबीआई से अलग इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट करते हैं, उसके अंदर जो कंपनी है, जैसे आपकी बात करते हैं हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी, ऐसी कंपनी जो हाउसिंग के फील्ड में वर्क करते हैं, हाउसिंग को फाइनेंस करने के फील्ड में वर्क करते हैं, तो उनको जो रेगुलेट करता है वो करता है नेशनल हाउसिंग बैंक। सेकंड आ जाता है जो आपके मर्चेंट बैंकर है, आपका वैल्यू कैपिटल फंड कंपनी है, आपका स्टॉक एक्सचेंज है या फिर स्टॉक ब्रोकर्स है या फिर स्टॉक सब्स ब्रोकर है, तो इस प्रकार की जो कंपनी है उनको जो रेगुलेट करेगा वो आपका करेगा स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सॉरी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि जो सेबी है वो आपको इनको रेगुलेट करेगा। जो आपकी इंश्योरेंस कंपनीज है उनको जो रेगुलेट करेगा वो आपका IRDA रेगुलेट करेगा। जो आपकी चिट फंड कंपनीज है
चिट फंड कंपनीज को जो रेगुलेट करेगा वो जिस भी स्टेट के अंदर में रन कर रही होगी तो उस स्टेट की गवर्नमेंट इनको रेगुलेट करेगी चिट फंड एक्ट 1982 के अंतर्गत। और अगर निधि कंपनी है जो, तो इनको रेगुलेट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनको रेगुलेट करेगी कंपनी एक्ट 1956 के अंडर में। आई थिंक आपको लाइसेंसिंग क्राइटेरिया है वो भी क्लियर हो गया होगा एनबीएफसी को लेके। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया है। अब बात कर लेते हैं जो आपकी एनबीएफसीज हैं जो बैंक हैं, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, और जो आपके बैंक्स हैं रेगुलर बैंक्स हैं उनके अंदर में क्या अंतर होता है। अगर हम बात करते हैं बैंक्स की और एनबीएफसी की, तो जो बैंक होते हैं, बैंक क्या करते हैं कि डिमांड, ये आपका टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट ये दोनों एक्सेप्ट कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट में जैसे मैंने बताया कि मेरे पास में आज सेविंग अकाउंट है, फिर मेरे पास में एक करंट अकाउंट है, मैंने आज 1000 रुपये बैंक के अंदर में डिपॉजिट करें और मुझे 1 घंटे के बाद या फिर 1 मिनट के बाद ही 100 रुपये निकालने हैं तो मैं निकाल सकता हूँ। तो ये आपका होता है डिमांड डिपॉजिट, यानी कि जब भी जो आपका कस्टमर है उसको पैसे की डिमांड हो तुरंत निकाल सकता है विदाउट एनी लॉकिंग पीरियड। और जो आपका टाइम डिपॉजिट होता है वो क्या है कि जैसे आपका एफडी वगैरह हो गया, फिर आपका आरडी वगैरह हो गया, तो जो ये इस प्रकार के डिपॉजिट होते हैं, यानी कि एक फिक्स टाइम के लिए जो बैंक के अंदर पैसा रखा जाता है उसको बोलते हैं हम टाइम डिपॉजिट। यानी कि जो बैंक है वो आपका डिमांड डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकता है और टाइम डिपॉजिट भी आपका एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एनबीएफसी की, तो एनबीएफसी आपका डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो आपका टाइम डिपॉजिट है इसको ये एक्सेप्ट कर सकता है। जो आपका बैंक्स हैं वो अपने आप को मतलब कैन इशू चेक ड्रोन टू इटसेल्फ, यानी कि मतलब एक सेल्फ चेक जो होता है ना वो आपका जो बैंक है वो इशू कर सकता है, लेकिन जो आपका एनबीएफसी है वो आपका सेल्फ चेक इशू नहीं कर सकता है। थर्ड आ जाता है आपकी जो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ है वो बैंक के अंदर में आपकी अवेलेबल होती है, वहीं आपकी जो एनबीएफसी है उसके अंदर में डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। अब मैं क्लियर कर दूं आपको, जो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी होती है वो क्या होती है। जैसे अभी के टाइम में क्या है कि बैंक के अंदर में मेरा कुछ पैसा रखा है, मेरा बैंक के अंदर में 7 लाख रुपये रखा गया किसी बैंक के अंदर में, तो हमको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो गारंटी देती है कि अगर बैंक किसी वजह से डूब गया तो आपको मिनिमम इतना अमाउंट हम देंगे। शायद अभी के टाइम पे 5 लाख है, पहले 1 लाख था, उसको इंक्रीज कर दिया गया है। आई एम नॉट श्योर, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, जहाँ तक मेरी नॉलेज है पहले 1 लाख था, बढ़ा के 5 लाख इसको कर दिया गया है। और आप कमेंट बॉक्स में भी इसको अपडेट मतलब बता दीजिएगा मैं सही बोल रहा हूँ कि 5 लाख ही है क्या। तो अगर आप किसी बैंक के अंदर में डिपॉजिट करते हैं और वो बैंक डूब जाता है और आपका जो अमाउंट है वो 5 लाख प्लस है, तो आपको मिनिमम 5 लाख रुपए आपको मिल जाएगा। लेकिन आप वहीं किसी एनबीएफसी के अंदर में अगर अपना पैसा आप डिपॉजिट करते हैं तो उसके अंदर अगर वो एनबीएफसी दिवालिया घोषित हो जाती है तो उस केस में बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, उस केस में आपको जो है पैसा कुछ भी वापस नहीं मिलेगा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंदर में नहीं आती है। तो ये आपकी होती है डिमांड डिपॉजिट। इसी के साथ में जो आपका इनको रेगुलेट किया जाता है आरबीआई एक्ट 1949 के अंडर में, और इनको जो रेगुलेट किया जाएगा एनबीएफसी को, ये रेगुलेट किया जाएगा कंपनी एक्ट 1956 या फिर कंपनी एक्ट 2013 के अंदर में। इसके अंदर में क्या है, जो बैंक के अंदर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए, लेकिन मैक्सिमम 74% तक ये आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी एनबीएफसी है इनके अंदर में 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी अलाउ होती है। बैंकिंग है आपको जो ट्रांजैक्शन सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं। ट्रांजैक्शन यानी कि आप पैसा किसी को भेज सकते हैं या कुछ वो सब चीज़ें होती हैं जो हम डेली ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी के पैसा लेना, किसी को देना, आपका यूपीआई हो गया, आपका एनईएफटी वगैरह हो गया, तो वो सब चीज़ें आपकी जो आम लोग हैं उनको भी अलाउ करते हैं। वहीं जो आपके एनबीएफसीज हैं वो ट्रांजैक्शन सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं कराती हैं। तो ये कुछ मेन डिफरेंसेस है आपको बैंक और फिर आपको एनबीएफसी को लेकर। आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर हम बात कर लेते हैं इंडिया के अंदर जो एनबीएफसीज हैं उनका रोल क्या है, उनका महत्व क्या है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहले क्या है कि जो एनबीएफसीज हैं, जो आपके बिजनेसेज हैं, जो आपका बिजनेस है और एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उसको ये लोन प्रोवाइड कराती हैं। और ऐसा मतलब वहाँ पे लोन प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पे जो आपके कमर्शियल बैंक हैं वो पीछे हट जाते हैं, यानी कि वहाँ पे हो सकता है या तो लोअर रिटर्न हो या फिर आपके रिस्क आपका हायर हो। यानी कि जो आपके कमर्शियल बैंक है जहाँ उनको लगता है कि यहाँ पे अगर मैं पैसा इस बंदे को लोन के रूप में दूंगा तो उस केस में क्या होगा, मेरा पैसा डूब सकता है, वहाँ पे रिस्क हायर है। तो उस केस में जो आपकी एनबीएफसी है वहाँ पे भी आपका थोड़ा सा हाई रिस्क लेके पैसा प्रोवाइड करा देती है बिजनेस वेंचर को या फिर किसी भी आम पीपल को, लोग को। उसी के साथ में बैंकिंग से अलावा एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ फंडिंग या फिर क्रेडिट के रूप में वर्क करती हैं। मतलब बैंक से तो हम लोन ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में एनबीएफसी है तो एक अल्टरनेट ऑप्शन हमारे पास में हो जाता है। इसके साथ में जो आपका इंटरमीडिएट है यानी कि जो बिचौलुआ है उनको भी एलिमिनेट करने के ऊपर ये फोकस करती है। आपको अगर हमारे पास में
जितने अधिक आप हमारे पास में इंस्टीट्यूशन होंगे जो आपको बैंक के सेक्टर में वर्क करें या फिर आपका एनबीएफसी के सेक्टर में वर्क करें, तो उससे क्या होगा, हमारे पास में जितनी ऐसी कंपनियाँ होगी जो हमको लोन प्रोवाइड कर सकें, मतलब मार्केट के अंदर में जो पैसा अधिक हो, तो उससे उतना ही अच्छी हमारे जो पब्लिक है उनकी जो परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और हमारी इकोनॉमी अच्छे रूप में चलेगी, अच्छे लेवल पर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो यानी कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके अंदर में जो लिक्विडिटी है ये प्रोवाइड कराती है। इसके साथ में एनबीएफसी है जी आपको, जो क्योंकि जहाँ पे जो लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे लोग भी काम कर रहे होंगे, तो उसके लिए जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी हमारी इकोनॉमी के अंदर में प्रोवाइड कराती है। इसी के साथ में जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उनको भी इंक्रीज करने में इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उससे क्या होता है, अगर ये बैंक के अंदर में पैसा लोग डिपॉजिट करते हैं उनको एक फिक्स रेट मिलता है 5%, 4%, 4.5%, एक मतलब बेसिक रिटर्न उनको मिलता है, मतलब जितना इन्फ्लेशन होता है उसी बेस पे इनको जो है रिटर्न जो बैंक है वो आपका इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। लेकिन जो आपकी एनबीएफसी होते हैं जो इनके अंदर में टर्म डिपॉजिट होते हैं, तो उस केस में ये आपको हाईयर रिटर्न ऑफर करती हैं। तो यहाँ से जो पैसा पब्लिक है उनको भी थोड़ा बेनिफिट हो जाता है, और जो वो पैसा है उस पैसे को जो पब्लिक से इन्होंने लिया है उसको इंडस्ट्री के अंदर में ये फाइनेंस इंडस्ट्रियल जो प्रोजेक्ट है उनको फाइनेंस करने के रूप में करेंगे, फिर आपका इकोनॉमिक या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये उस फंड को यूज करते हैं, तो जिससे हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर एक लिक्विडिटी है वो बनी रहती है और हमारी इकोनॉमी मतलब एक पॉजिटिव वे में परफॉर्मेंस करती रहती है। तो हमारा जो क्योंकि जितना हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, उतना ही हमारे यहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आपका इंक्रीज होगा। इसी के साथ में जो आपके बोरोवर है और जो डिपॉजिटर है उनको ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इनके पास में जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आपका हो गया पर्सनल, अगर पहले बात करूं हम बोरोवर की बात, तो उनके पास में पर्सनल लोन हो गया, आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, आपका बिजनेस लोन हो गया, आपका कमर्शियल लोन हो गया, आपका बहुत सारी चीज़ें हैं आपका, या फिर आपका क्रेडिट कार्ड वगैरह हो गया, तो इनके पास में फ्लेक्सिबिलिटी होती है बोरोवर के पास में। और इसी के साथ में अगर कोई डिपॉजिटर है तो उसके पास में आपका एसआईपी हो गया, आपका पेंशन प्लान आपका हो गया, या फिर आपका आरडी आपका हो गया, आपका फिक्स डिपॉजिट हो गया, आपका म्यूचुअल फंड हो गया, तो इसके पास में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होते हैं जिससे जो हमारी जो कंट्री के लोग हैं उनको ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा जो आपकी एनबीएफसी है उनका सिग्निफिकेंस क्या है, उनका महत्व क्या है हमारी इकोनॉमी के अंदर। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया है। अब बात कर लेते हैं जो आपकी एनबीएफसीज हैं इनको लेकर चैलेंजेस क्या हैं। जो आपकी एनबीएफसीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इनके अंदर में जो रेगुलेशन तो होता है, लेकिन जितने बड़े लेवल पर, जितने अच्छे लेवल पर, जितने स्ट्रिक्ट रूप से जो बैंक्स हैं उनको रेगुलेट किया जाता है, उतने स्ट्रिक्ट रूप से आपका जो एनबीएफसीज हैं उनको रेगुलेट नहीं किया जाता। तो यहाँ पे आपका जो डिपॉजिटर की मनी है उसमें एक हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है। सेकंड क्या है कि जो ये एनबीएफसीज हैं ये मोस्टली डिपेंड करती हैं आपकी जो या तो बैंक्स के ऊपर फाइनेंस करने के लिए, या फिर जो आपको कैपिटल मार्केट है या मनी मार्केट है, यानी कि इनको अगर कुछ फाइनेंस करना है तो जो इनको फंड प्रोवाइड करेगा या तो बैंक करेगा या फिर आपका कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट से इनको फंड प्रोवाइड होते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं एक लिमिटेड होती है कि इनके पास में इतना अधिक पैसा नहीं होता है, डिपेंडेंट होते हैं अदर सोर्सेज पे। तो जो इनकी जो ग्रोथ है एनबीएफसी के, तो उनके अंदर भी आपका जो रेजिस्टेंस है प्रोवाइड कराता है। इसके साथ में जो आपकी एनबीएफसी है, जैसे मैंने आपको बताया, इनको आरबीआई भी गवर्न करता है, इनको एनएचबी भी गवर्न करता है, इनको आईआरडीए भी गवर्न करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर भी गवर्न करती है। मतलब इनके लिए जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है वो अलग अलग है, बहुत सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है। तो एक सिंगल अगर गवर्निंग बॉडी होगी इनको, तो उससे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा इनको गवर्न करना। तो ये थोड़ा सा इनको चैलेंजेस देखने को मिलता है एक सिंगल गवर्निंग बॉडी ना होने की वजह से। इसी के साथ में इनका जो लाइसेंस प्रोवाइड लेना होता है उसके लिए भी जो प्रोसेस होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वहाँ पे भी इनको इशू देखने को मिलता है। और जो एनपीए है, जो आपका चाहे हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें, एनपीए होता है आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि कोई बैंक है या कोई भी एनबीएफसी है उसने किसी भी इंसान को लोन दिया है और वो लोन है वो इसको पे बैक ना करे, तो उसको बोलते हैं एनपीए। तो ये चैलेंजेस है, ये एनबीएफसी के लिए भी चैलेंजेस हैं और आपका जो बैंकिंग सेक्टर है दोनों के लिए चैलेंजेस के रूप में देखने को मिलता है। जैसे जैसे एनपीए बढ़ेगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ेगा, तो उसी रूप में उसी के आपका बोल सकते हैं व्युत्क्रम में उसी रेशियो में इनकी जो लैंडिंग कैपेबिलिटी है वो भी आपकी कम हो जाएगी। तो इंक्रीज इन एनपीए भी एक चैलेंज है आपका एनबीएफसी का। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी के अंदर टाइप हो गया है। एंड देन आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ लाइक वीडियो कीप सपोर्टिंग एंड गिव योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स प्लीज। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए देन आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है @सक्सेसनेत्रा। इसी के साथ इस लेक्चर की जो पीडीएफ है उसका ड्राइव का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द।